दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन जो बहस हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जिन मंसूबों को लेकर ये विपक्षी पार्टियों के नेता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, चाहे वो ओवैसी हैं, अमानतुल्लाह खान हैं आम आदमी पार्टी के, इनके जो इरादे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाते ही इस कानून पर रोक लगा देगा और एक स्टे ऑर्डर पास कर देगा, वैसा कोर्ट ने नहीं किया। आपको बता दें, सीजेआई संजीव खन्ना की जो खंडपीठ है 3 जजों की, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथ, इस पीठ ने इन विपक्षी पार्टी के नेताओं को झटका दे दिया है। वक्फ बोर्ड और ओवैसी तो सदमे में है और ये कह रहे हैं कि साहब हम तो कोर्ट का छोड़िए, हम तो इस पूरे कानून को नहीं मानते। हालांकि आपको बता दूं कि कोर्ट में दूसरे दिन की जिरह में जब सीजेआई खन्ना ने ये पूछा कि आपको जो ये बात बोल रहे हैं वक्फ बाय यूजर इस मामले में कि साहब 300 साल पुरानी मस्जिदें हैं, उसके पेपर कहां से लाएंगे, उसको जस्टिफाइड कैसे करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इस पर आपका क्या कहना है, सरकार से उन्होंने पूछा। तो जो तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं सरकार से बात करूंगा जिसके पक्ष के लेकर मैं खड़ा हुआ हूं। हालांकि उन्होंने इस पर स्पष्ट कर दिया कि जो भी इस तरह की रजिस्टर्ड प्रॉपर्टियां हैं, जो रजिस्टर्ड हैं और गजेटेड हैं, उस प्रॉपर्टी को छेड़ा नहीं जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि जो गजेटेड नहीं है और जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसको सरकार छोड़ने नहीं जा रही है। और इस पर आपको बता दूं कि सीजेआई ने कुछ नहीं बोला है। सुप्रीम कोर्ट इस पर मौन रही है। बोलने को सीजेआई कह सकते थे कि आप किसी भी पुरानी प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ेंगे, ऐसा ओवैसी चाहता था, ऐसा कपिल सिब्बल चाहता था। कपिल सिब्बल ने भी कोर्ट में कहा था पहले दिन की सुनवाई में कि साहब 300 साल पहले जो प्रॉपर्टियां भारत के अंदर हैं, वो मस्जिदें हैं, चाहे वो मदरसे हैं, उनके पेपर कहां से लाएंगे। इस पर आज दूसरे दिन की सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने तथ्य रखा और उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टियां रजिस्टर हैं उनको नहीं छेड़ रहे हैं हम। एएसआई को लेकर के संरक्षित हैं, उसको लेकर भी बात हुई तो उन्होंने कह दिया कि जो एएसआई में संरक्षित हैं उसको भी नहीं छेड़ रहे हैं। अभी बात हो रही है अवैध कब्जों की और उन प्रॉपर्टियों की जो ना तो गजेटेड है ना रजिस्टर है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में साफ साफ पक्ष में दिखाई दिया और उसको समझ में आ रहा है खेल तो कि भाई खेल देश के अंदर चल क्या रहा है। और इसीलिए आपको बता दें कि पूरे कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। केवल 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार से क्वेश्चन किया है तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 7 दिन का खुद समय मांगा है, वरना सुप्रीम कोर्ट तो डे बाय डे हियरिंग कर ही रहा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जब यह सवाल पूछा गया है कि जो पुरानी प्रॉपर्टियां हैं 300 साल पुरानी, उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप उसको कैसे डील करेंगे जिनके पास पेपर नहीं है और वो कहीं रजिस्टर्ड हैं, तब उन्होंने कहा है कि इसके लिए मुझे 7 दिन का समय चाहिए। हालांकि इस मामले में हम 7 दिन में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यानी जो सॉलिसिटर जनरल है उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह बता दिया गया है कि 7 दिन तक, जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, हम पुरानी बिल्डिंग जो है, पुरानी प्रॉपर्टियां जो हैं, पुरानी मस्जिद मदरसे जो हैं, जो गैर रजिस्टर हैं, उस पर तो कुछ भी करेंगे। इसमें इस बात को लेकर के गजेटेड हैं उसको हम छोड़ देंगे। इसका मतलब कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जो खड़े हुए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बुलडोजर एक्शन अगर कहीं चलेगा अवैध संपत्ति पर तो केवल रजिस्टर्ड जो मस्जिद होंगी, मदरसे होंगे, गजेटेड जो होंगी, उनको हम छोड़ेंगे, बाकी को छेड़ेंगे नहीं। अब आप समझ लीजिए, स्पष्ट हो गया। दूसरा उन्होंने कहा है, दूसरा उन्होंने बात रखी कोर्ट में कि इस मामले में जो वक्फ बोर्ड की तरफ से कपिल सिब्बल जो खड़े हुए थे, अभिषेक मनु सिंघवी थे, इसमें इन्होंने ये कहा था कि साहब ये जो गैर मुस्लिमों को सदस्य बनाने की बात रखी है नए कानून में, ये वक्फ बोर्ड की समितियों में इनको शामिल करेंगे। इसको लेकर के जब सरकार से पूछा गया सीजेआई की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि देखिए इस मामले में भी मुझे 7 दिन का समय चाहिए। हालांकि गैर मुस्लिम ये कोई संस्था नहीं है, ये एक ट्रस्ट है और उसके लिए भी 7 दिन तक हम इसमें कोई बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा कोर्ट को कि हम 7 दिन में कोई नया बोर्ड नहीं बनाने जा रहे हैं, ना किसी पुराने सदस्य को हटाने जा रहे हैं। इस पर आपको बता दूं,
दोनों बातों को लेकर के जो इस मामले में हिंदू सेना के जो प्रमुख हैं विष्णु गुप्ता, उनके वकील हैं वरुण सिन्हा ने एएनआई से बात करते हुए कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में बात की है। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज अंतरिम आदेश पर दोनों पक्ष को सुना और सुनने के बाद जो उन्होंने 2 तरह का अंतरिम आदेश अगले तारीख यानी कि 5 मई तक के लिए दिया है। उनका जो पहला जो है अंतरिम आदेश कि वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में कोई भी अपॉइंटमेंट, बल्कि उन्होंने स्टे नहीं किया है, जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पांस देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, क्योंकि यह पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल ये ऑर्डर शीट में है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो गैजेटेड नहीं है, उसको सरकार संशोधन कानून के हिसाब से डी नोटिफाई कर सकती। तो सुना आपने, वरुण सिन्हा साफ साफ बोल रहे हैं कि कोर्ट में जो हमने पक्ष रखा था वो हमारी तरफ से केवल 2 चीजों पर रोक लगाई है कि एक तो जो है काउंसिल बनी हुई है उसमें कोई छेड़छाड़ अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, केवल 7 दिन का वादा किया गया है, उसके बाद होगा। इसी तरह वक्फ बाय यूजर, इसमें कोई छेड़छाड़ केवल उन प्रॉपर्टी पे नहीं कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड हैं और जो गजेटेड हैं, बाकी पे कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। योगी जी ने तो इस जैसे ही कानून बना उसके बाद से जो वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे थे उसको छुड़ाने के लिए बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है और वो बुलडोजर रोकने का कोई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया। यही हिंदू पक्ष की और देश की जीत है, यही मोदी की जीत है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया है। केवल 7 दिन अंतरिम जो आदेश दिया है वो 2 चीजों को लेकर दिया है, बोर्ड की नियुक्ति और वक्फ बाय यूजर, वो प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड है। तो ये बात समझ लो अच्छे से। और इसके बाद तुरंत ओवैसी घबरा गया, बौखला गया है। ओवैसी ने कोर्ट के बाहर आकर जो कहा वो कह रहे हैं कि साहब मैं तो पूरे कानून को नहीं मानता। अब उनकी तो चलती नहीं है, कोर्ट में इनकी चली नहीं है। ओवैसी ने कहा इस एक्ट को लेकर वो तो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से इसको असंवैधानिक मानता हूं और कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा, वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। जेपीसी की चर्चा के दौरान भी मैंने सरकार के प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध किया था और हमने तो एक रिपोर्ट दी थी। मतलब ओवैसी बौखलाया है और वो कह रहा है कि हम तो जेपीसी मीटिंग से लेकर के सदन तक इस वक्फ बोर्ड का जो गठन है, कानून है, नया एक्ट है, इसका विरोध करते रहे। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ भी कानून पास होगा, कुछ भी सुप्रीम कोर्ट कहेगी, अगर ये एक्ट को रोकते नहीं है, इसको रद्द नहीं करते हैं तो ओवैसी को मंजूर नहीं होगा। ये बयान से जाहिर हो रहा है। सुनिए ओवैसी ने क्या कहा। जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की।
तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। तो सुना आपने, ओवैसी साफ साफ कह रहा है कि हमें तो ये कानून ही मंजूर नहीं है। पूरा कानून गैर संवैधानिक बता दिया इन्होंने महाराज ने। भाई कोर्ट ने तो गैर संवैधानिक माना नहीं है। अगर कोर्ट गैर संवैधानिक मानती तो इसको कल ही पहली सुनवाई में स्टे लगा देती, दूसरे दिन स्टे लगा देती। लेकिन इसके केवल 2 पहलुओं पर यानी 2 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा के ये बता दिया है कि बाकी बिंदुओं से इस कानून में जो परिवर्तन किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सहमत दिखाई देती है। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के नेता हैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों अभिवक्ताओं का मैं शुक्रगुजार हूं और उन्होंने धर्म से ऊपर उठकर हमारी रक्षा करने के लिए जो मदद की है उसके लिए वो कहते हैं कि मैं संतुष्ट हूं फैसले से। और केंद्र सरकार ने कोर्ट में जो कहा वक्फ बाय यूजर के तहत संपत्ति वक्फ के पास ही रहेंगी, वक्फ बोर्ड के सदस्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, 7 दिन का काम मांगा है। बोलो डीएम कैसे कोर्ट से ऊपर हो सकता है। इन अमानतुल्लाह खान को समझाया कि थोड़ा पढ़ लिख लो भाई, उस कानून में नए में ये कहां लिखा है कि डीएम सबसे ऊपर है। जो डीएम करेगा वो जांच करेगा, आदेश देगा, उसको आप हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हो। कहां लिखा है नए कानून में? क्यों बरगला रहे हो लोगों को? सुनिए अमानतुल्लाह खान क्या कह रहे हैं। देखिए वक्त की यहाँ पर दिल्ली के अंदर 1977 प्रॉपर्टीज हैं और सबका गजट नोटिफिकेशन है। वो सब जो है गजट में है और एरिया भी गजट के अंदर है। जबकि मैं चेयरमैन था तो हमने सारे केसेस जीते। अब जब इनका, जैसे मैं मिसाल देता हूं कि ये सारी चीजें अब उसके बाद जब मैं 2023 में चेयरमैन नहीं रहा, पद से हट गया, तो अब रेवेन्यू जो सेक्रेटरी है वो जो है उसको देख रहे हैं। तो शाही ईदगाह का मसला आया तो शाही ईदगाह की जमीन को बाकायदा उसने एफिडेविट दिया कि हमारी नहीं है। एक नखुंजी मस्जिद है वहां, उसके अंदर मेहरौली के अंदर कई सारी दरगाहें हैं, उस पर उन्होंने जो है क्लेम किया। मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार या स्टेट अगर किसी जमीन को लेना चाहती है तो सीओ या जो डीएम को ये पावर दे रहे हैं तो वो उसको कैसे चैलेंज कर सकता है, उनके खिलाफ कैसे जा सकता है? सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। तो केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 123 प्रॉपर्टीज का और सारी जमीनें उन्होंने अपने अंडर ले ली थी। तो मैं क्योंकि इनके अधीन नहीं आता, क्योंकि हमारी अलग सरकार है और ऑटोनोमस बॉडी थी, तो मैंने चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर और सारी जमीनें वापस लेकर आए। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है आज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड का है और वो केस चल रहा है। अगर इन्हीं का होता, ये डिविजनल कमिश्नर जो आज है या जो सीओ है अगर आज है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि रेवेन्यू सेक्रेटरी का या रेवेन्यू जो केंद्र सरकार यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ वो चला जाता, कभी नहीं जाता। तो यही एक साजिश है इनकी कि स्टेट का ही आदमी इनका जो है सीओ, वो सीओ रहे, स्टेट का ही चेयरमैन रहे और डीएम को सबसे ऊपर जबकि रखा गया है। जबकि मैं यहाँ चेयरमैन था, हमारे जो ऑर्डर होते थे, बोर्ड के जो ऑर्डर होते थे, उसको जो है कोई सुपरसीड नहीं कर सकता, सिर्फ एलजी सुपरसीड कर सकता था। अब डीएम को चेयरमैन से और बोर्ड से ऊपर अगर आप बना रहे हो तो इसका क्या मतलब है, हमारी समझ में नहीं आता। तो सुना आपने, आम आदमी पार्टी का अमानतुल्लाह खान कह रहा है मैं पहले अध्यक्ष रहा हूं साहब दिल्ली वक्फ बोर्ड का, मुझे ज्यादा जानकारी है। तुम्हें जानकारी इस कानून की तो है नहीं और लोगों को झूठ बोलकर बरगलाने का काम कर रहे हो कि साहब इस कानून में लिख दिया है कि डीएम सबसे ऊपर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। यही बताता है इन नेताओं की मंशा कि ओवैसी हो या अमानतुल्लाह खान हो, ये लोगों को झूठ बोलकर बरगलाने का काम कर रहे हैं और इस समय तो बौखलाए हुए हैं। और निश्चित रूप से जब ये फैसला आएगा आप देखना, ये सड़कों पे उतरेंगे और कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के कानून को नहीं मानते, क्योंकि ये कुछ नहीं मानते, केवल सरिया मानते हैं। सरिया मानते हैं तो अमित शाह जी ने बोल दिया है, मानो तो पूरा मानो। चोरी में पकड़े जाओगे, चैन स्नैचिंग में पकड़े जाओगे, मोबाइल लूटने में पकड़े जाओगे तो दोनों हाथ काट दिए जाएं, सरिया कानून कहता है। मंजूर है? बलात्कार में पकड़े जाओगे, सरेआम फांसी दे दी जाए, यह सरिया कहता है। मंजूर है? एक तरफ मीठा मीठा गप गप, खड़वा कड़वा तू तू, ये नहीं चलेगा इस देश में। अब देश के नागरिक जाग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक तरफा कुछ फैसला करने की कोशिश की तो केवल एक 20% लोगों की भीड़ के दबाव में आकर अब तक जो फैसले होते रहे हैं, सेकुलर के नाम पर जो दबाव की पॉलिटिक्स चलती रही है, तुष्टिकरण चलता रहा है, अब नहीं चलेगा, क्योंकि 80% में कम से कम 40% की आत्मा तो जाग चुकी है। आपकी जागी है कि नहीं, वो तभी पता लगेगा जब इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे कि आज की डेट में कम से कम अभी आप समझ लीजिए, अभी तक की हियरिंग में ये दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार की हमें जीत होती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इनके चेहरे लटके हुए बता रहे हैं कि इनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने
कोई कानून में रोक नहीं लगाई है। यह एक देश की बड़ी जीत है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।